शादी, जिसे हम 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ता जानलेवा साबित हो जाता है। दिल्ली के काकरोला इलाके से एक सनसनीखेज केस सामने आया था, जहां एक महिला और उसकी 5 महीने की मासूम बच्ची ने एक ही फंदे से अपनी जान दे दी। सवाल ये उठा कि क्या ये आत्महत्या थी या फिर एक और दहेज हत्या। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रजनी बनाम स्टेट केस की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक दुखद पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय कानून की जटिलताओं और अदालत के नज़रिए को भी दिखाती है। साल 2000, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में शादी होती है। लड़की का नाम था रजनी और दूल्हे का नाम था राजेंद्र कुमार उर्फ रिंकू। शादी में माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद कहानी बदलने लगी। रजनी के माता पिता का आरोप था कि ससुराल में उसे पैसों के लिए परेशान किया जाने लगा। पति शराब पीकर मारपीट करता और ससुराल वाले बार बार कहते पैसे लेके आओ, दुकान खोलनी है, बिजनेस करना है। 15 सितंबर 2014 की रात एक फ़ोन कॉल ने सब बदल दिया। ससुराल से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हमारी बहू ने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस पहुंची तो नज़ारा दिल दहलाने वाला था। पहली मंजिल के कमरे में पंखे से लटकती हुई लाश थी और उसी फंदे में मात्र 5 महीने की बच्ची भी बंधी हुई थी। माँ बेटी दोनों एक ही फंदे से झूल रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज हुई धारा 198A, 304B और 34 के तहत। पति, ससुर, सास और ननद सभी को आरोपी बनाया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था रजनी की मौत दम घुटने से हुई। कोई अतिरिक्त चोट या संघर्ष का निशान नहीं मिला। ये साफ था कि मौत फांसी से हुई और मैनर ऑफ डेथ सुसाइडल बताई गई। बच्ची की मौत भी उसी फंदे में लटकने से हुई। डॉक्टर ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही कि माँ ने खुद अपनी बच्ची को उसी फंदे में लटकाया, यानी बच्ची की मौत एक्सीडेंटल होमिसाइड थी। माँ ने आत्महत्या करते समय बच्ची को भी साथ लटका दिया। अब केस अदालत पहुंचा। रजनी के माता पिता PW2 और PW4 ने कहा, शादी के बाद से ही रजनी को पैसों के लिए प्रताड़ित किया गया। पति शराब पीकर मारता था। 13 और 14 सितंबर को उसे पीटा गया और पैसे मांगे गए। लेकिन अदालत ने गौर किया कि शुरुआती बयानों यानी SDM के सामने और पुलिस के सामने जो बयान दिए गए थे, उनमें ये तारीख कभी दर्ज नहीं थी। बाद में कोर्ट में आकर उन्होंने ये नई बात जोड़ी। इसे कहा जाता है इम्प्रूवमेंट्स इन टेस्टमनी, यानी गवाह बाद में कहानी बदल देता है। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान भरोसेमंद नहीं माने जा सकते। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए, जिसमें एक रजनी का मामा था, जिसने कहा कि रजनी के माता पिता ही उसे कहते थे कि ससुराल से पैसे चुरा के लाओ। जब रजनी ने यह करने से मना किया तो माता पिता उससे नाराज हो गए और बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। अदालत ने नोट किया कि वास्तव में 2.5 साल तक रजनी अपने मायके वालों से नहीं मिली थी, यहाँ तक कि बेटी के जन्म पर भी नहीं। धारा 498A IPC के तहत कोई भी पति या ससुराल वाला अगर महिला को इतना प्रताड़ित करे कि उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए या वह आत्महत्या करने लगे तो ये अपराध है। धारा 304B IPC के तहत अगर शादी के 7 साल के भीतर महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो और मौत से पहले उसे दहेज की मांग पर प्रताड़ित किया गया हो तो ये दहेज हत्या मानी जाएगी। यहाँ एक और दिलचस्प कानूनी प्रावधान भी आता है, जो कि धारा 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत है। इसके अंतर्गत अगर महिला की मौत 7 साल के भीतर होती है और दहेज उत्पीड़न का आरोप है, तो कोर्ट मान लेता है कि पति अर्थात ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। लेकिन ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, यानी आरोपी सबूत देकर इसे गलत साबित कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि माता पिता की गवाही विरोधाभासी और बाद में गढ़ी हुई लगी। किसी भी तारीख या घटना का ठोस सबूत नहीं दिया गया। कोई शिकायत, पुलिस रिपोर्ट शादी के दौरान कभी दर्ज नहीं हुई। पोस्टमार्टम से भी यह साबित नहीं हुआ कि मारपीट या ज़बरदस्ती की गई थी। नतीजा, अदालत ने माना कि ये एक आत्महत्या है, न कि दहेज हत्या। सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कानून भावनाओं पर नहीं चलता, बल्कि ठोस सबूतों पर चलता है। सिर्फ शक या आरोप लगाने से किसी को सज़ा नहीं हो सकती। धारा 304B और 498A जैसे कानून
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन अगर गवाही में विरोधाभास हो तो अदालत आरोपी को संदेह का लाभ देती है। इस केस में रजनी और उसकी बच्ची की मौत बेहद दर्दनाक थी, लेकिन अदालत ने सबूतों के आधार पर कहा कि ये दहेज हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अदालत का फैसला सही था? क्या ऐसे मामले में कानून और सख्त होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही लीगल केस स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।